दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हमारा जो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग बात करेंगे जो क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम लोग उस पर बात करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो डाला था जो कि पूरा कवर हो चुका है, विकास का जो चैप्टर है क्लास 10 का, उसको हम लोगों ने पूरा कवर किया। तो आज का जो चैप्टर है वो अध्याय 2 एनसीईआरटी का बुक है क्लास 10 का, उस पर हम लोग बात करेंगे। और वो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम लोग उस पर पूरा डिफाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, और वो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो अगर आप प्रीतम आर्ट्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और जो बेल का आइकन आता है उसको भी टच कर दे, ताकि जितनी भी वीडियो प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप पहले सीख सको। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था यानी कि इंडिया का जो पूरा, अगर मैं बात करूं यानी कि इंडिया का कहां कहां से पैसा आता है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है ना, एक शॉर्ट टर्म में बताऊं कि अगर मैं बात करूं भारत का, तो भारत का कहां कहां से पैसा आता है, कहां कहां से पैसा आता है, हम लोग इस चैप्टर में पूरा बात करेंगे। अर्थव्यवस्था का अर्थ ही होता है कि पैसा। अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, पैसा। क्या अर्थ होता है, पैसा। तो इंडिया का कहां कहां से पैसा आता है हम लोग इस पूरे क्षेत्र में बात करेंगे। तो जहां जहां से भी इंडिया को पैसा आता है उसको टोटली इंडिया ने 3 भाग में बांटा है। कितना भाग में, 3 भाग में। इंडिया का बात कर लो या उत्पादन सेक्टर पे बात कर लो तो उसको कितने भाग में बांटा है, 3 भाग में। क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, सेक्टर बोला गया है। क्या बोला गया, सेक्टर बोला गया है। बात क्लियर है। तो अब देखोगे तो उत्पादन के आधार पर अगर मैं बात करूं, उत्पादन के आधार पर, और जो उत्पादन करने के टाइम जो अलग अलग हम लोग विधि का उपयोग करते हैं, तो उस हिसाब से पूरे जो सेक्टर का मैं बात करूं या क्षेत्र का मैं बात करूं तो उसको 3 भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया, 3 भाग में। तो अब वो क्वेश्चन बनेगा कि आप बताइए कि भारत के अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है उसको कितने भाग में बांटा है। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, 3 भाग में उस क्षेत्र को बांटा गया है। कभी क्वेश्चन आएगा कि विभिन्न गतिविधियों के आधार पर भारत के को कितने क्षेत्र में बांटा गया, तो कितना बताना है, 3 क्षेत्र के हिसाब से। कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि भारत में उत्पादन के आधार पर कितने क्षेत्र हैं, तो भी आपको कितना बताना है, 3 क्षेत्र बताना है। तो इसी तरह 3-4 क्वेश्चन का आंसर आपको अभी भी मिल गया। तो अब देखोगे तो अगर मैं बात करूं कि उत्पादन के आधार पर क्षेत्र को कितने भाग में बांटा गया है, तो मैंने क्या बताया, 3। अब वो 3 क्या है, तो पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा क्या है द्वितीय क्षेत्रक, और तीसरा क्या है तृतीय क्षेत्रक। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेक्टर, उसको क्या बोलते हैं सेकंड सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं थर्ड सेक्टर। इसी का हिंदी क्या, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। बात क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखो, अब आपके पास मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आखिर ये 3 क्षेत्र में क्यों बांटी उसको। तो सर देखो कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है पूरी इंडिया की, वो लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कोई ईंटा का काम कर रहा है, ठीक है, कोई देखोगे कि जो दुकान में काम कर रहा है, फिर कोई देखोगे बागवानी कर रहा है, कोई देखोगे कुली का काम कर रहा है, या किसी को देखोगे जैसे कि फेरी वाला होता है जो गांव गांव में घूमता है और अपना फेरी वाला बेचता है, तो वो देखोगे। तो आप वो सब सारा कुछ स्क्रीन में आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। तो हर इंसान अपनी जो कमाई होती है वो अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसीलिए जो कमाई का जो प्रोसेस होगा उसी को दिखाने के लिए क्या होता है, जो उत्पादन का बात करूं या गतिविधि के आधार पर बात करूं, तो टोटली कितना सेक्टर में बांटा गया, 3 सेक्टर पे या 3 क्षेत्र में बांटा गया है। वो 3 क्षेत्र क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। यहां तक बात क्लियर है। अब किसी के पास क्वेश्चन आएगा कि सर आप बताइए कि कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो समझिए, मैं पहले प्राथमिक क्षेत्रक पे बात करता हूं। तो प्राथमिक क्षेत्रक टोटल आपको कृषि आधारित मिलेगा। कैसा मिलेगा, प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है ये आपका कृषि आधारित है। कैसा है, कृषि आधारित, यानी कि यहाँ पे जितने भी सारे काम होंगे वो कृषि से रिलेटेड होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कपास का, अगर मैं मान लो कि कपास का पौधा लगाता हूं, या मैं गेहूं का पौधा लगाता हूं, या मैं धान का पौधा लगाता हूं, या मैंने एक आम का ही पौधा क्यों नहीं लगाया, तो आप उस पर क्या देखोगे कि अगर मेरे को आम के पौधे का, गेहूं के पौधे का, या तो फिर मेरे को जामुन के पौधे का, कटहल के पौधे का, या गुलाब का पौधे का अगर मेरे को वृद्धि करना है, उसको बड़ा करना है, उससे मेरे को फल लेना है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कुछ कुछ मुख्य कारक होंगे, कुछ कुछ प्राकृतिक के मुख्य कारक होंगे जिन पर हमको निर्भर होना पड़ेगा, जिन पर हमको निर्भर होना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लो कि मैं कपास का पौधा लगाता हूं और उसको मेरे को वृद्धि करना है, तो कुछ कुछ ऐसे प्राकृतिक घटनाएं हैं, कुछ कुछ ऐसे प्राकृतिक कारक है जिन पे मेरे को डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि मेरे को वर्षा पे डिपेंड होने पड़ेगा, जैसे मेरे को सूर्य के प्रकाश पे डिपेंड होने पड़ेगा, जैसे मेरे को जलवायु पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो अगर ये तीनों चारों चीज मिलेंगे तब जाके मैं कपास का अच्छा से उत्पादन कर सकता हूं। या मैं मान लो कि मैं धान का
खेती लगा रहा हूं, धान का पौधा लगा रहा हूं, तो उसके वृद्धि के लिए मेरे को वर्षा चाहिए। बिना पानी का तो सिंचाई हो नहीं सकता है, वर्षा चाहिए। सूर्य का तो प्रकाश चाहिए, क्योंकि बिना क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश मिलेगा तब तो खाना बनेगा, तब तो खाना जो होगा वो फल तक पहुंचेगा, तब तो फल का विकास होगा। बात क्लियर है? जलवायु भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को पता है कि अब कपास के लिए मेरे को जो जलवायु चाहिए, अगर मैं पूरा बर्फ वाला जलवायु दे दूं तो कपास होगा क्या? नहीं होगा। या मैं ज्यादा गर्म कर दूं तो कपास होगा क्या? नहीं। तो जैसा जिसको जो चाहिए वो उसको मिलेगा, तब ना वो करेगा। तो जलवायु भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे को बताओ, ये वर्षा कहां से होती है? कोई पाइप लगा के वर्षा करता है क्या? अब बोलोगे वो तो फिल्मों में होता है। जो वर्षा होती है क्या है? नेचुरली है, प्रकृति से होती है। आप देखोगे सूर्य का प्रकाश क्या क्या करेगा? आदमी वेपर लाइट लगा देगा क्या? पूरा जोर से लाइट देगा सर, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य का प्रकाश भी वो कैसा है? प्रकृति से मिलता है। अब देखोगे जलवायु, जलवायु प्रकृति पे डिपेंड करता है। अभी मौसम ठंडा है, कब गर्म हो जाएगा, कब क्या होगा, हमको खुद नहीं पता। तो जलवायु भी कहां पे होता है? प्रकृति पे होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कपास का पौधा पूरा डिपेंड कैसे है? प्रकृति से। कैसे है? प्रकृति से। तो यानी कि इसका उत्पादन कहां से होता है? उत्पादन कहां से होता है? प्रकृति से होता है। बात क्लियर है? कहां से होगा? प्रकृति से होगा। कहां से होगा? प्रकृति से। तो कभी आपके पास ऑप्शन में दे देगा कि मान लो कि आपको प्राथमिक क्षेत्र का 3-4 ऑप्शन दिया होगा, जैसे कि मान लो कुछ भी दिया होगा और उसमें अगर कपास अब सुटेबल होगा तो फिर क्या मारना है? कपास। यानी कि बोल सकते हैं कपास कैसा क्षेत्रक है? प्राथमिक क्षेत्रक। और इसमें टोटल कृषि आती है। कैसे? कृषि। जैसे कि हम लोग कपास की कृषि करते हैं ना, तो कृषि होगी। दूसरा चीज है डेयरी उत्पादन। क्या? दूसरा उदाहरण का बात करें क्या? डेयरी उत्पादन। अब ये डेयरी उत्पादन होता क्या है? समझने वाली बात है। अगर मैं अगर मैं डेयरी उत्पादन का बात करूं तो डेयरी यानी कि इसको बोलते हैं दूध उत्पादन। क्या बोलते हैं? दूध उत्पादन। क्या बोलते हैं इसको? दूध उत्पादन हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये दूध उत्पादन होता क्या, समझो। आप लोग गाय देखे हो? गाय देखे होगे, भैंस देखे होगे। देखो फिगर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो। आपने बकरी देखा होगा, वो भी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो इनसे दूध का उत्पादन होता है। मुख्यतः लोग ज्यादातर गाय और भैंस का ही उपयोग करते हैं दूध उत्पादन के लिए, ठीक है। और ऐसा आप लोगों को पता है, गरीबों की गाय बकरी को कहा गया है, ठीक है, क्योंकि उससे हम लोग को दूध मिलता है। और कप ऑफ टी, है ना, यानी कि एक कप टी, उसको किसको बोला गया? दूध को, गाय को बोला गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि डेयरी उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा हम लोग को, अगर मैं डेयरी का उत्पादन कर रहा हूं, अगर मैं दूध का उत्पादन कर रहा हूं, तो मेरे को किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? पशु पे। या तो मैं गाय पे डिपेंड होगा, या तो मैं भैंस पे डिपेंड होगा, या मैं बकरी पे डिपेंड होगा, उससे ना मेरे को दूध मिलेगा। बात क्लियर है? अगर आपको दूध वाला चाय चाहिए या कॉफी आपको बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप तो मार्केट का जो डेयरी दूध आता है वो लोगे। तो वो जो डेयरी वाला आदमी होगा, जो जहां से ला के देता होगा, उसके पास जो दूध आता होगा, या तो वो गाय का होता होगा, या तो फिर वो भैंस का होता होगा, या फिर बकरी का होता होगा। बात क्लियर है? तो कहीं ना कहीं वो किस पे डिपेंड होगा? डेयरी, पशु पे। अब पशु की जो जितने भी जैविक प्रक्रियाएं होंगी, जैसे वो कुछ खा रहा है, या कहीं पर जहां पे सो रहा है, या पे जहां पे रह रहा होगा, तो जितने भी उसकी जैविक प्रक्रियाएं होंगी, जैसे कि वो मान लो गोबर निकाला, वो भी उसकी जैविक प्रक्रिया है ना। और जो भी चारा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रकृति पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? प्रकृति पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर वो पशु है, तो पशु गाय है, तो वो प्रकृति से बना है ना। अगर अगर वो जहां पे रहेगा वो क्या है? जमीन है ना, तो वो भी प्रकृति से बना है। वो जो खाएगा, जो भी घास खाएगा, जो भी पुआल खाएगा, जिसको उसका पुआल ही बोला गया, या फिर कुटी जिसको बोलते हैं, वो खाएगा, तो वो कहां से होगा? वो भी प्रकृति से मिलेगा। तो यानी कि डेयरी जो उत्पादन होगा वो पशु से उत्पादन होगा। तो पशु क्या है? प्रकृति से का देन है। ये क्या है? प्रकृति का देन है। तो अभी ये प्रकृति का देन है, तो डेयरी उत्पादन भी क्या होगा? प्राकृतिक उत्पादन होगा। कैसा उत्पादन होगा? ये प्राकृतिक उत्पादन होगा। बात क्लियर है? प्राकृतिक उत्पादन है। बात क्लियर है? इसी तरह जितने भी आप खनिज देख रहे हो, जितने भी आप अयस्क देख रहे हो, वो जितने भी आप खनिज देख रहे हो, चाहे जितने भी अयस्क देख रहे हो, ये भी कैसा उत्पादन है? प्राकृतिक उत्पादन है। क्या है? प्राकृतिक उत्पादन है। कैसा उत्पादन है? ये भी प्राकृतिक उत्पादन है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी सारे प्राकृतिक उत्पादन है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र को बोलेंगे। यानी कि ऐसा उत्पादन जिसमें बस प्रकृति से हमको मिल जाता होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र को बोलेंगे। आप बोलोगे सर कि खनिज तो आप कैसे बोल दिया, इसके क्या बोल दिया? खनिज माने क्या होता है? अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है ना कि खनिज माने क्या होता है। खनिज यानी कि वो सारे पदार्थ या वो सारे वस्तु जिनका हम लोग खनन करके या गड्ढा खोद के जमीन के भूगर्भ से निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अब अयस्क क्या होता है? जैसे लोहा क्या है? लोहा अयस्क से प्राप्त होता है। तो अयस्क मतलब समझ गए क्या होता है? उसका खनिज वाला रूप, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम, जैसे हम लोग कोयला से हम लोग कोक बनाते हैं, तो कोयला क्या हो गया? एक अयस्क वाला भाग है। तो कहीं ना कहीं खनिज और अयस्क हम लोग कहां से? सीधा सीधा गर्भ से निकाल दिए। जैसे बच्चा मां के गर्भ से पैदा होता है, उस तरह खनिज कैसे निकलता है? गर्भ से निकलता है।
अयस्क कहाँ से निकलता है? गर्भ से निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहाँ से मिलता है? प्रकृति से, क्योंकि ये अपने आप बनता है। कोई जाके क्या खनिज जमीन पे गाड़ दिया होगा, कल उठा लेगा? कोई मोहनजोदड़ो का कहानी चल रहा है क्या सर? नहीं। तो कहीं ना कहीं खनिज और अयस्क क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जो भी कुछ प्राकृतिक से प्रदान होता है वो कहां से? प्राथमिक क्षेत्र से। इसलिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण लिखी है प्राथमिक क्षेत्र का। कभी क्वेश्चन आएगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए प्राथमिक क्षेत्र क्या है, और आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं। क्या बोले? कि जब हम लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। या क्या बोल सकते हैं? वे वस्तु जिनका संबंध प्रकृति से है, डायरेक्टली किससे हो? प्रकृति से हो, उन्हें क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र के वस्तु बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि पानी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का है। जैसे हम लोगों ने बोला कपास क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का। जैसे हम लोगों ने क्या बोला, जैसे बोला डेयरी उत्पादन क्या है? कपास का। ठीक है। तो ये सारे जितने भी आप चीजें देख रहे हो वो सब किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया आप लोगों का? कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो हमको क्या बोलना है कि वह सारे वस्तुओं जिनका संबंध सीधे प्रकृति से है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र को बोलेंगे। और इसमें याद रखना कि किसी भी तरह का मशीनी चीजों का उपयोग नहीं होता है। किसी भी तरह का मशीनी चीजों का उपयोग नहीं होता है। यहां पर आप बोलोगे सर कपास में तो वर्षा का बात किया, तो क्या वर्षा क्या मशीन से होती है क्या? आप बोलोगे नहीं। क्या वर्षा क्या जो सूर्य का प्रकाश क्या मशीन से आएगा क्या? आप बोलोगे नहीं। जलवायु क्या मशीन से परिवर्तित होगा क्या? आप बोलोगे नहीं। अब वो कोई बच्चा बोलेगा सर एसी लगवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो अब दूध का उत्पादन करेंगे तो पशु को क्या मशीन खिलाएंगे क्या? ऐसा नहीं। तो जितने भी सारे उत्पादन कहां से होगा? प्रकृति के द्वारा होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत या फिर फर्स्ट सेक्टर के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। बात क्लियर है? बात कर लिए थे। हम लोग द्वितीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? द्वितीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि जितने सारे वस्तु जिनका भी निर्माण या जिनकी भी उत्पत्ति प्रकृति से हो गई और बिना किसी मशीन के द्वारा अगर हम लोग उसको किसी वस्तु में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या है? हमारे लिए वो प्राथमिक क्षेत्र का होता है। जैसे हम लोग देखें कि जो कपास का पौधा होता है उसको वृद्धि करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? वर्षा चाहिए होता है, सूरज की रोशनी चाहिए होती है और एक उपयुक्त जलवायु चाहिए होता है जिससे कपास का क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। अब मान लो कि कपास से मेरे को कपास का जो रेशा होता है उसको बनाना है, या मेरे को सूती का वस्त्र बनाना है, या आप देखोगे मेरे को जो दूध मिला उस दूध का मेरे को घी बनाना है, या मेरे को बटर बनाना है, या मेरे पास गन्ना का मैंने उत्पादन किया तो गन्ना से मेरे को चीनी बनाना है या गुड़ बनाना है, या मेरे पास जो हमारे पास जो पेड़ हैं उन पेड़ों का उपयोग हम लोग फर्नीचर के लिए या फिर हम लोग मेज के लिए या दरवाजे के लिए या तो दरवाजे के लिए हम लोग करना चाहते हैं। तो ये कैसे बनेगा? तो कहीं ना कहीं इनको बनाने के लिए हमको मशीन की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मान लो कि मेरे को अगर कपास का जो रेशा होगा उससे अगर मेरे को सूती कत्ते यानी कि सूती का जो बोल सकते सूती का रेशा मेरे को बनाना है तो मेरे को मशीन तो चाहिए। अगर मेरे को कपड़े बुनना है तो उनके लिए भी तो मशीन चाहिए। मम्मी लोग आप लोग बचपन में देखे होगा, आप लोग जब बचपन में थे तो स्वेटर मम्मी लोग बुनती थी तो उसके लिए क्या होता था? स्वेटर बुनने का 2 स्क्रू जिसको बोला जाता था वो होता था जिससे मम्मी लोग स्वेटर बुनती थी। तो वो भी क्या मशीन ही है ना। तो वो उसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते थे? हम लोग स्वेटर बना सकते थे मम्मी लोग। अब मान लो कि मेरे को घी बनाना है तो घी के लिए पता है ना कि पहले जो दूध होता है उसको मथना पड़ता है। तो वो जो मथने का होता है वो क्या एक मशीन है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इन सारी चीजों को उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? दूध से बटर बना सकते हैं। गेहूं का जो आटा है, गेहूं मिला, गेहूं को मेरे को आटा बनाना, उसके लिए क्या मशीन में डालना पड़ेगा, उसको पीसना पड़ेगा। तो पीसने के बाद क्या मिलेगा? मेरे को रोटी बनेगा। ठीक है। अगर मेरे को गन्ना मिला, गन्ना क्या प्रकृति से मिल गया, लेकिन मेरे को अगर उससे चीनी बनाना हो या मेरे को गुड़ बनाना हो तो उसके लिए भी प्रोसेस होता है, वो कैसे? मशीन से होगा। या मेरे पास पेड़ है, मेरे पास क्या पेड़ है और पेड़ का उपयोग हम लोग किसके लिए करना चाहते हैं? फर्नीचर के लिए करना चाहते हैं, दरवाजा बनाने के लिए करना चाहते हैं, कुर्सी बनाने के लिए करना चाहते हैं, मेज बनाने के लिए चाहते हैं। तो क्या चाहिए? मेरे को मशीन चाहिए। तो अगर प्राथमिक क्षेत्रक वाले वस्तुओं को या प्राथमिक क्षेत्रक वाले संसाधनों को अगर मशीन के द्वारा या प्रौद्योगिकी के द्वारा अगर हम लोग उसको दूसरे वस्तुओं में विनिर्माण करते हैं, क्या करते हैं? विनिर्माण करते हैं या निर्माण करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वो सारे वस्तु द्वितीय क्षेत्रक के वस्तु हैं। क्या बोलेंगे? वो सारे वस्तु किसके वस्तु हैं? द्वितीय क्षेत्रक के वस्तु है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादनों यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के जितने भी उत्पादन है
का क्या होता है, विनिर्माण की प्रक्रिया होती है। विनिर्माण यानी कि उन्हीं से कुछ नए चीजों का निर्माण। जी, कोई भी मान लो कि जैसे कि बोलने का मतलब है कि आपको गन्ना मिला, अब आपने क्या किया, गन्ने का जूस निकाल दिया, तो गन्ने से जूस का निकालना वो विनिर्माण, गन्ने का विनिर्माण प्रक्रिया है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि नए वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। और एक बात, यहां जितने भी सारे वस्तुओं का निर्माण होता है, यहां जितने सारे वस्तुओं का निर्माण होता है या उत्पादन होता है, वो सीधे प्रकृति से उत्पादन नहीं होता है, बल्कि जितने भी हम लोग यहाँ पे उत्पादन करते हैं उनका उत्पादन नहीं, उनका हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, निर्माण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो यहां कभी भी हमको नहीं बोलना है कि वस्तुओं का उत्पादन होता है, यहां पर हम लोगों को क्या बोलना है, वस्तुओं का निर्माण होता है। उत्पादन यानी कि जो प्रकृति से अपने आप पैदा हो गया वो उत्पादन होता है, और जो निर्माण यानी कि उसको किसी दूसरी चीज में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, वही क्या होता है, निर्माण प्रक्रिया होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि यहां वस्तु सीधे प्रकृति से उत्पादन नहीं होता है, बल्कि यहां निर्मित किया जाता है, वस्तुओं को बनाया जाता है। बात क्लियर, यहां पे क्या होता है, वस्तुओं को बनाया जाता है। जैसे कि मान लो कि मैंने क्या किया कि मैंने पेड़ हम लोग को कहां से मिला, प्रकृति से उत्पादन हुआ, उसको घर ले आए, घर में लाने के बाद जो बढ़ई होता है जिसको हम लोग कारपेंटर बोलते हैं, उसने क्या किया, एक सुंदर सा कुर्सी बना दिया, कुर्सी का निर्माण कर दिया, तो वहां पे कुर्सी का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे कभी भी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसीलिए आप देख सकते हो मैंने दूसरा लिखा हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र के सभी संसाधनों को जब हम मशीनीकरण या औद्योगिकरण से वस्तुओं का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण हम लोग करते हैं, करते हैं। इसलिए देख सकते हो मैंने एक यहाँ पे कोटेशन लिखा है कि यह प्रक्रिया किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या किसी घर में होता है, तो ही हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सारे काम प्राथमिक सेक्टर के, द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत होता है। तो आप फिर से देखोगे कि जैसे हम लोग को कपास का रेशा प्राप्त करना है या कपड़ा प्राप्त करना है, तो मशीन का उपयोग करेंगे। अगर हम लोग को दूध से घी बनाना है या बटर मेरे को बनाना है, तो उसके लिए मेरे को मशीन चाहिए होता है। अब मेरे को गेहूं से मेरे को आटा बनाना, उसके लिए भी मेरे को मशीन चाहिए। चीनी से अगर गन्ने से मेरे को अगर चीनी बनाना हो, गुड़ बनाना हो, उसके लिए भी मशीन चाहिए। और आप देखोगे कि मेरे को अगर लकड़ी से दरवाजा बनाना हो, फर्नीचर बनाना हो, मेज, तो उसके लिए भी मेरे को मशीन चाहिए। तो ये सारे जो भी कुछ प्रोसेस होगा उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, कोई कारखाना चाहिए जहां पे इसका बने। मान लो कि चीनी बनाने का कारखाना, गेहूं आटा पीसने वाला मशीन, वो भी एक कारखाना के अंतर्गत आएगा। और एक कार्यशाला यानी कि जहां पे चीजों को बनाया जाएगा वो कार्यशाला हो गया। जैसे प्रयोगशाला होता है वैसे कार्यशाला होता है। तो उन्हीं सारी चीजों को अगर मेरे को होगा, तभी हम लोग द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र की चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। बात क्लियर है, ये आपको समझ में आ। द्वितीय क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था कि प्राथमिक क्षेत्र के जो संसाधन होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी मशीन के द्वारा, किसी कार्यशाला के द्वारा, और हम लोग उसका क्या करते हैं, विनिर्माण या उसको निर्मित करते हैं। बात क्लियर है। लेकिन तृतीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में ना उत्पादन होता है प्राथमिक के तरह, ना द्वितीय तरह का विनिर्माण होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो उत्पादन कैसा होता है, शून्य होता है। क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इन तीनों क्षेत्रों में से किसमें उत्पादन शून्य होता है, तो हम लोग किसमें बोलेंगे, तृतीय क्षेत्र में उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है। और ये वीवीआई क्वेश्चन, ये बहुत वीवीआई वाला क्वेश्चन है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, आपको कहीं और देखने को ये नहीं मिलेगा। तो ये जो उत्पादन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, शून्य देखने को मिलेगा। क्यों शून्य देखने को मिलेगा, वो जरा सोचिए आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पे आपको उत्पादन एकदम अंडा के जैसा क्या देखने को मिलेगा, शून्य आपको देखने को मिलेगा। अब देखना यहाँ पे क्या होता है कि इसी जो हम लोग तृतीय क्षेत्रक है, इसको हम लोग आर्थिक गतिविधि का तीसरा कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीसरा कोटि। कोटि यानी कि चरण, इसको हम लोग तीसरा चरण बोलते हैं। प्रथम चरण क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्रक। द्वितीय चरण क्या होता है, दूसरा चरण द्वितीय क्षेत्रक। और तीसरा जो चरण होता है उसको क्या बोलते हैं, तृतीय चरण। यानी कि आर्थिक गतिविधि का, पैसा कमाने का ये तीसरा तरीका क्या है हम लोग का, ये तृतीय क्षेत्रक हम लोग के पास, यानी कि थर्ड स्टेट हम लोग के पास है। बात क्लियर यहाँ पे। अब हम लोग बोलते हैं कि सर इसमें क्या होता है, अगर इसमें उत्पादन जीरो है, जैसे कि हम लोग इसमें देखे थे कि इसमें लोग प्रकृति से उत्पादन करते हैं और इसमें इसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। इसका इसी का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं विनिर्माण करते हैं, तो हम लोग को द्वितीय क्षेत्र का वस्तु मिलता है। तो तृतीय क्षेत्र में ना उत्पादन होता है और ना ही वस्तु का सृजन होता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक होता है और द्वितीयक जो क्षेत्रक होता है उसको विकास करने के लिए जिन जिन साधनों की जरूरत होती है उनको ये क्या करता है, हेल्प करने का या मदद करने का काम करता है। कौन करता है, तृतीयक क्षेत्रक। मैंने क्या बोला कि जो प्राथमिक क्षेत्रक को जो चीज चाहिए और द्वितीयक क्षेत्रक को जो चीज चाहिए अपने विकास करने के लिए, तो उसी का क्या करता है, ये हेल्प या क्या बोल सकते हैं, मदद करता है। कौन करता है, तृतीयक क्षेत्रक। तो क्वेश्चन आपके पास आएगा कि तृतीयक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को विकास करने के लिए कौन मदद करता है, तो हमको क्या बताना है कि तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को विकास करने के लिए मदद करता है। बात क्लियर यहाँ पे। कभी कभी वो आएगा कि यहां पे क्या होता है कि जैसे कि मान लो हम लोग ट्रक का बात करेंगे, ट्रेन का बात करेंगे, गोदाम का बात करेंगे, टेलीफोन का बात करेंगे, या हम लोग व्हाट्सएप का बात करेंगे, या चिट्ठी का बात करेंगे, या बैंक का बात करेंगे। तो ये सारे जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ये किसके अंतर्गत आता है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि मान लो कि कोई एक किसान है जिसने अपने खाने भर का तो अनाज पैदा किया, लेकिन और भारी मात्रा में उसने अनाज पैदा किया, तो उस अनाज को उसको गोदाम तक, बाजार तक बेचने के लिए या गोदाम तक ले जाने के लिए उसको क्या चाहिए, ट्रक चाहिए या ट्रेन चाहिए या बैलगाड़ी चाहिए। तो वो उससे क्या करेगा, लेके जाएगा। बात क्लियर है। या अगर मान लो उसके पास बहुत ज्यादा अनाज हो गया तो उसको रखेगा कहां, उसके लिए उसको एक गोदाम चाहिए, भंडार करने के लिए गोदाम चाहिए। या उसको यहां से मान लो कि अमेरिका में किसी आदमी को बेचना है तो पहले फोन तो करेगा कि क्या मैं आपका मालठो यहां से छोड़ दूं, क्या मैं मालठो आपके पास पहुंचा दूं, सामान ठो पहुंचा दूं। तो फिर उसके लिए उसको टेलीफोन भी करना पड़ेगा, या वो क्या करेगा, चिट्ठी लिख के भेजेगा कि हाँ चलो। या मान लो कि उसके पास बहुत ज्यादा अनाज उत्पादन हो गया, उसको उसने परिवहन के थ्रू से बेचा, गोदाम में जमा भी किया, या किसी को फोन करके बेच दिया। तो मान लो कि उसको जो पैसा मिला तो वो क्या करेगा, बैंक में जमा करेगा। या उसको उत्पादन करनी है, उसके पास पैसा नहीं है तो कहां जाएगा, बैंक जाएगा। क्या करेगा, कर्जा लेगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो द्वितीयक क्षेत्र के जितने भी उत्पादित वस्तु है उनको ले जाने में, उनको भंडार करने में, उनका संचारण या संवहन संचार करने में, या उनको पैसा देने में मदद करती है कौन, तृतीयक क्षेत्रक। क्या करती है, मदद करती है तृतीयक क्षेत्रक। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे वस्तुओं का स्वतः उत्पादन नहीं होता है, यहां पे खुद कभी भी कोई वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति आते हैं वो कभी भी खुद से वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि क्या होता है, जो भी उत्पादन की प्रक्रिया होती है, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन का प्रक्रिया या द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन की क्रिया, उसका ये क्या करती है, सहयोग करती है। क्या करती है, सहयोग करती है। क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करती है कि ये खुद कभी उत्पादन नहीं करती है, इसलिए मैंने क्या बोला, यहाँ का उत्पादन क्या होता है, कैसा होता है, शून्य होता है। ये क्या करती है, ये जो तृतीयक क्षेत्र क्या करती है, तो जो उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है, जैसे प्राथमिक क्षेत्रक में जो उत्पादन करने की क्रिया है, चाहे द्वितीयक क्षेत्रक में जो उत्पादन करने की क्रिया है, उसका ये क्या करती है, सहयोग करती है, या तो फिर इसको क्या करते हैं, मदद करती है। तो इसी का जो सहयोग करने का जो नेचर है या मदद करने का नेचर है, इसी को क्या बोलते हैं, सेवा। क्या बोलते हैं, सेवा। जैसे कि देखते हो जितने भी नेता लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। जितने भी टीचर देख रहे हो वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं। जितने भी ट्रेन के ड्राइवर देखते हो अब, या फिर एरोप्लेन के ड्राइवर देखते हो, वो क्या करते हैं, सेवा। बैंक क्या करता है, एक सेवा का क्षेत्र है, वहां पे आप पैसा जमा करते हो, वो आपको लोन देते हैं, वो आपको पैसा रख देते हैं, तो एक सेवा प्रदान करते हैं। बात क्लियर है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोला गया है, इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या, कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्षेत्रों को में से सेवा क्षेत्र किसे कहेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहेंगे। अगर हम लोग बात करें तो जितना भी आप परिवहन देख रहे हो, भंडार देख रहे हो, संचार देख रहे हो और बैंक देख रहे हो, जितने भी तरह की ये सेवाएं देख रहे हो और जितने भी तरह के व्यापार होते हैं वो किसके किसके अंतर्गत है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत है। विधियां होती हैं, ये वस्तु के बजाय सेवाओं का क्या करती है, सृजन करती है। यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह के वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे सेवाओं का जन्म होता है। इसलिए मैंने लिखा था कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवाएं इसके उदाहरण है। ये गतिविधियां वस्तु के उत्पादन के बजाय सेवाओं का क्या करती है, सृजन करती है। यहां पे आप लोग लिख सकते हो वस्तुओं के उत्पादन के बजाय, किसका, उत्पादन
के वजह सेवाओं का क्या करती है, सृजन करती है। आई होप आप यहाँ पे समझ गए वो क्या चीज है। क्या चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जो तृतीय क्षेत्र होता है वो क्या करता है, शून्य उत्पादन करता है, यहाँ पे किसी भी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। और ये जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को क्या करती है, मदद करता है अपना विकास करने के लिए। बात क्लियर है। तो अगर उदाहरण पूछेगा तो इसका उदाहरण क्या आएगा, परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवा या फिर व्यापार। जितने भी तरह के आप मार्केट देखते हो, मंडी देखते हो, इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपने प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकॉन भी टच कर दें, ताकि जितने भी वीडियो प्रीतम आर्ट्स अकादमी में डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सीख सको। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।